कोणीय त्वरण के बारे में देखना है हमको आज। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा कोणीय त्वरण। इसका मात्रक हो जाता है रेडियन प्रति वर्ग सेकंड। और इसमें आगे हम यदि देखें कि यदि डेल्टा टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा ओमेगा, तब औसत कोणीय त्वरण बराबर हो जाता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्या बोला गया कि कोई वस्तु यदि गति कर रही है और उसमें उसके डेल्टा टी समय में उसके कोणीय वेग में परिवर्तन, ये समय है और ये कोणीय वेग में परिवर्तन है डेल्टा ओमेगा, तब औसत कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण ले लेंगे इस तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा बराबर ले लेंगे, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या इसका मान आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। किसका मान आया, अल्फा का मान। क्या बोला गया, औसत कोणीय त्वरण बराबर आ जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इसलिए तात्क्षणिक कोणीय त्वरण बराबर अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। सूत्र V इक्वल टू आर ओमेगा से इसका अवकलन कर लें, dv अपॉन dt, समय के सापेक्ष अवकलन किए इस समीकरण सूत्र का v इक्वल टू आर ओमेगा का, तो dv अपॉन dt इक्वल टू आया r d ओमेगा अपॉन dt, तथा वेग में परिवर्तन की दर अर्थात dv अपॉन dt का जो मान होता है, इसका मान होता है a, रेखीय त्वरण। इन मानों को इस समीकरण में रखने पर हमको प्राप्त हो जाएगा अल्फा हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा यहां पर a dv अपॉन dt इक्वल टू a रख लिए r और d ओमेगा अपॉन dt इक्वल टू रखे अल्फा। यही है इसका सूत्र, a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। क्या बोला गया कि डेल्टा टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा ओमेगा है, तब किसी तात्क्षणिक क्षण के लिए अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इस आगे और सूत्र है हमारे पास रेखीय वेग और कोणीय वेग में, तो v इक्वल टू आर ओमेगा वाला सूत्र में dv अवकलन करते हैं तो dv अपॉन dt इक्वल टू प्राप्त होता है r d ओमेगा अपॉन dt, तथा हम ये भी जानते हैं इसमें कि dv अपॉन dt का मान होता है a, तब इस a का मान यहां पर रखे तो a इक्वल टू a यहां पर आ गया r और d ओमेगा अपॉन dt का मान रखिए तो हमको a का मान प्राप्त हुआ a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। यही है
रेखीय त्वरण बराबर r इंटू अल्फा, अर्थात रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणा घूर्णन अक्ष से कण की दूरी। तो यहां पर हमने देखा कि कोणीय त्वरण का मान जो प्राप्त हुआ था वो था अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपन डी टी, तथा इसका संबंध रेखीय त्वरण के साथ किस रूप में था, तो रेखीय त्वरण के रूप में ये ऐसे संबंधित था कि a इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये संबंध था रेखी का और कोणीय का, a इक्वल टू अल्फा इंटू आर। आगे हम देखेंगे इसमें बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। मान लो एक पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है और उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। क्या बोला गया, पिंड का कोणीय वेग, कोणीय वेग जो है ओमेगा, इस कोणीय वेग से वह घूम रहा है। बाह्य बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ लगाने पर उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है। कोई पिंड किसी अक्ष के परितः, कोई पिंड किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस पर बाह्य बल आघूर्ण टाउ लगाने पर कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है और इस पिंड का जो कोणीय वेग है वो कितना है, ओमेगा, अर्थात ओमेगा कोणीय वेग से घूमने वाले पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण टाउ लगाने पर उसका कोणीय त्वरण जो है वो अल्फा उत्पन्न हो जाता है। माना घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित एक कण है, इससे r दूरी पर स्थित कोई कण है ये, तब उस कण का रेखीय त्वरण a, क्या, घूर्णन अक्ष से r दूरी पर कण है, उसका रेखीय त्वरण a है। गति के दूसरे नियम के अनुसार गति का जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम अर्थात F इक्वल टू एम इंटू ए से उस पर लगने वाले बल का मान हो गया F इक्वल टू एम इंटू ए या F इक्वल टू एम इंटू अल्फा आर। अभी बताया गया था कुछ देर पहले ए रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, जो कि ये ऐसा था A इक्वल टू अल्फा आर, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। यहाँ पर ये कोणीय त्वरण है तो इसका मान यहाँ पर रख दिया है, तो F इक्वल टू एम अल्फा आर प्राप्त हुआ है। ये क्या है, यह जो है बल है। इस बल के द्वारा दिए हुए पिंड के दिए हुए अक्ष के परितः बल आघूर्ण, इस बल का बल आघूर्ण कितना है, इस बल का बल आघूर्ण का मतलब इस बल का प्रभाव कितना हो रहा है, उस पर कितना वो घुमा रहा है, तो वह बल आघूर्ण हम ज्ञात करते हैं। तो इस दिए हुए बल का इस बल का दिए हुए अक्ष के परितः बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है
बल गुना बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, अर्थात F इंटू R। यहां R क्या है? वह दूरी है, ये दूरी। बल्कि ये दूरी जो है हम उसको लिए कि जहां पर कण है। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। इस स्थिति में ये बल आघूर्ण को मान लो τ1, तो τ1 इक्वल टू आया F इंटू R, या F का मान लेते हैं तो M अल्फा R इंटू R, या इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा M अल्फा R स्क्वायर। तो क्या आ गया? एक कण के लिए आया सूत्र अल्फा M R स्क्वायर। इसी प्रकार प्रत्येक कण के लिए बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक कण के लिए बल आघूर्ण ज्ञात किए, कैसे बल आघूर्ण ज्ञात किए? तो एक कण के ऊपर बल का प्रभाव अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल का मान गुना बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। तो F इंटू R बल का मान था ये M अल्फा R, इसको रख लिए तो M अल्फा R इंटू R अर्थात M R स्क्वायर और अल्फा हो जाएगा। सभी कणों के लिए और फिर सभी कणों से मिलकर के बना हुआ है पूरा पिंड। तो संपूर्ण पिंड के लिए अर्थात संपूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण संपूर्ण पिंड के लिए बल आघूर्ण बराबर टाउ ले लेंगे। अब कुल को ये तो एक कण के लिए निकाले थे, लेकिन इसी तरीके से सभी कणों के लिए दूसरा कण है तो दूसरे के लिए फिर निकालेंगे, तीसरा है तो तीसरे के लिए दूरी, उसकी दूरी R3 वाली दूरी रहेगी, दूसरा है तो दूसरे की R2 दूरी, द्रव्यमान दूसरे का लेंगे, अर्थात ये मान क्या रहेगा? तो ये ऐसा हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा। ये क्रमशः ये मान आया। क्या? ये M1 पहले कण का द्रव्यमान, जैसे मान लो यहाँ पर एक कण इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अलग अलग द्रव्यमान वाले कण हैं। तो M1 पहले कण का द्रव्यमान, पहले कण के लिए दूरी लंबवत और अल्फा, ये दूरी का वर्ग। इसी तरीके से दूसरे कण का, फिर तीसरे कण का। यहां हम देख रहे हैं अल्फा जो है वो सभी के लिए समान है। तो अल्फा को हम उभयनिष्ठ निकाल लिए इसमें, इस समीकरण से। तो ये अल्फा बाहर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, इस प्रकार से। या अल्फा इसको लिखा जा सकता है सिग्मा MR स्क्वायर इक्वल टू टाउ अल्फा, टाउ इक्वल टू अल्फा सिग्मा MR स्क्वायर। ये क्या है? संपूर्ण पिंड के लिए। तो MR स्क्वायर ये इसका मान जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे अल्फा इंटू आई बराबर ये हो गया टाउ। ये टाउ बराबर क्या हो गया? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण और ये जो है कोणीय त्वरण। तो हमको जो व्यंजक यहां पर प्राप्त हुआ सूत्र, वह सूत्र यह है कि इस समीकरण को टाउ इक्वल टू अल्फा इंटू आई, या इसको और ऐसा लिख लें टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यदि अल्फा बराबर 1 तब टाउ इक्वल टू आई क्या है? टाउ जो है बल आघूर्ण। इस सूत्र यहां पर देखें तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र है, इसमें क्या था? ये था बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण
जड़त्व अगुण गुणा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अब यदि कोणीय त्वरण अल्फा का मान 1 है तब टाउ इक्वल टू आई, अर्थात बल अगुण का मान जड़त्व अगुण के मान के बराबर। बल अगुण का मान जड़त्व अगुण के मान के बराबर है किस स्थिति में है? जब अल्फा का मान 1 है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। क्या बोला गया है? घूर्णन अक्ष। जैसे मान लो इसमें से कोई पिंड जा रहा है तो ये अगर घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उस पिंड में इकाई कोणीय त्वरण उत्पन्न कर देता है। यही है दोनों में संबंध, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां टाउ बल आघूर्ण है और आई जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण है। इसके बाद अगली टॉपिक देखा जाएगा इसमें जड़त्व आघूर्ण पर या जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रमेय। आघूर्ण से संबंधित प्रमेय। इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं योग का प्रमेय। योग का प्रमेय के अनुसार किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लो किसी निकाय के परितः किसी अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, या ऐसा कहें किसी निकाय का किसी अक्ष के परितः, कौन सा अक्ष? घूर्णन अक्ष। उस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना है? आई है। जैसे ये निकाय है और ये अक्ष है एक्स डेस, ये अक्ष है। इसके चारों ओर क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। तो इस निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण है वह मान लिए आई। इस जड़त्व आघूर्ण का मान निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण, मान लो ये कितने कणों से मिलकर के बना हुआ है? कई कणों से मिलकर के बना है, जिनमें एक पहले कण का है जड़त्व आघूर्ण I1, दूसरे का I2, तीसरे का I3, इसी रूप में है आगे। तो यहां पर क्या बोला गया है? निकाय का जड़त्व आघूर्ण। इसमें निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना माने हम? I। और उनके कणों का जड़त्व आघूर्ण। कहां पर? किस जगह पे आघूर्ण? तो निकाय का जड़त्व आघूर्ण या उनके कणों का जड़त्व आघूर्ण कहां पर? घूर्णन अक्ष के परितः, किसी घूर्णन अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण जो है वह उस निकाय के कणों का जड़त्व आघूर्ण जो है, जैसे मान लो पहले का है I1, दूसरे का है I2, तीसरे का है I3, इस प्रकार से क्रमशः, तो इनके योग के बराबर होता है। अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जितने कण हैं उनका, क्योंकि प्रारंभ में ही निकाय के बारे में बताया गया था। निकाय क्या है? निकाय एक या एक से अधिक कणों का एक समूह होता है। जैसे यह एक निकाय है जिसको हम वस्तु या पिंड भी कहें, और यह कई कणों से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है। सबकी स्थितियां
अलग अलग है, द्रव्यमान उनका अलग अलग है, समान भी हो सकता है। तो इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है I, इस अक्ष के पड़ता है प्रत्येक कण का जो अलग अलग जड़त्व आघूर्ण है उनका, तो समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो यह प्रमेय का कथन यही है कि किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यह है योग का प्रमेय। यह था योग का प्रमेय। तो जड़त्व आघूर्ण के संबंधित हमने अभी योग, इस प्रमेय को हम कहते हैं योग का प्रमेय। यह हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण से संबंधित योग का प्रमेय। ये देखो, ये तो इसको सरल शब्दों में कैसे कह लें? सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का कुल मान जो है प्रत्येक कण का जो अलग अलग जड़त्व आघूर्ण का मान है उनके सभी के योग के बराबर होता है। ये देखो I बराबर, यानी कुल मान इस पूरे का I बराबर पहले वाले का I, दूसरे का जड़त्व, तीसरे का जड़त्व, चौथे का, और इन सब का योग। यह है योग का प्रमेय। इसके बाद है लंब अक्ष का प्रमेय। लंब अक्ष का प्रमेय, इसके लिए सर्वप्रथम हम एक पिंड ले लिए, समतल पटल है ये, ये इनके अक्ष, इसको हम कह लेते हैं जेड अक्ष, इस अक्ष को नाम दे देते हैं वाई अक्ष, और इसको एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष। यह क्या कर रहा है? जेड अक्ष के परितः घूम रहा है। इसका तल कौन सा है? एक्स वाई तल। इस प्रमेय को कैसे कहेंगे? किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत, जैसे यहां पर तल है एक्स वाई, इसके लंबवत तल जो गया है जेड, अर्थात ये समतल पटल ऐसा है और ये कैसे, इसके ये लंबवत, ये स्थिति लंबवत, इसके परितः क्या करेगा? ये घूम रहा है ऐसा। तो किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः, यहां पर जो स्थिति है उसके अनुसार ये कौन से अक्ष के परितः? जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिनमें से होकर के लंब अक्ष गुजरता है। जैसे इस चित्र के हिसाब से ध्यान दें तो यहां पर ये समतल पटल है, इस समतल पटल में यहां पर इस समतल पटल का, या ऐसा कहें इस समतल के लंबवत जो जेड अक्ष है उसके परितः हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो उस जड़त्व आघूर्ण का जो मान है वह मान इसी समतल में स्थित, यानी उसी पटल पर स्थित दो लंबवत अक्ष, एक ये हो गया वाई अक्ष और एक इधर ये, इन अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। और ये दोनों अक्ष कहां पर काटते हैं एक दूसरे को? उसी जगह पर जहां से ये लंबवत अक्ष होकर के गुजरता है, अर्थात एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जिनसे होकर के लंब अक्ष गुजरता है। यदि हम एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मानते हैं
एक्स अक्ष के परतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई एक्स है। अक्ष एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर आई एक्स, वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण माने आई वाई। तो इस प्रमेय के अनुसार जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड का जो मान है वह मान हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। क्या बताया गया कि यदि हम x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ले लें आई एक्स और y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई तथा z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड मानते हैं, तो इस आई जेड का मान जो लंबवत अक्ष है इसका मान आई जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। यही है जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंब अक्ष का प्रमेय आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जहां पर जेड अक्ष जो है वह एक्स और वाई अक्ष के तल के एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु से होकर के जाता है, या ऐसा कहें कि उसके लंबवत है उससे। इसकी गणना करते हैं, आगे इस व्यंजक की स्थापना करते हैं, गणना नहीं इसकी स्थापना करेंगे। मान लो इस पटल पर कोई कण P है, ये ले लेते हैं कण P, ये इसकी x, y और z अक्ष से जो दूरियां हैं वह इस प्रकार से हैं। ये z अक्ष जो है यहां पे बिंदु O, ये तो इसके लिए x, y और z जो अक्ष हैं उन अक्षों से दूरियां क्रमशः इस प्रकार से हैं। ये कण है यहां पर P, ये y, ये x। इस बिंदु को लेते हैं बिंदु M, इस बिंदु को लेते हैं बिंदु N। यहां पर OP ये जो दूरी है इस दूरी को लिए R। कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, इस पटल पर कोई बिंदु लिए बिंदु P, उस बिंदु P की जो स्थिति है या ऐसा कहें कि दूरी जो है O से R है। Z अक्ष के लिए हम ले लेते हैं इसको, Y अक्ष के परितः जो है वो है Y, X अक्ष के लिए ये X। तो X, Y और Z अक्ष से दूरी जो है वह X, Y और R माना गया। तब कण P का मतलब कि उस बिंदु P पर यहां पर जो कण है उस कण के लिए हम ले रहे हैं, तो कण P का X अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या कण P का X अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये इसका मान हो जाएगा mx स्क्वायर, mx स्क्वायर। अब ये तो केवल एक कण का हुआ, सभी कणों से मिलकर के बना हुआ है बहुत, तो पूरे पिंड का, संपूर्ण पटल का, या पिंड से मतलब है पटल का, तो संपूर्ण पटल का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, वह मान हो जाएगा I x इक्वल टू सिग्मा mx स्क्वायर। ये इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कण P का
y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण my², कण P का y अक्ष के परितः, तो संपूर्ण पटल का y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, ये x अक्ष के परितः ix माने थे, y अक्ष के परितः ले लेते हैं तो ये हो जाएगा iy। तब iy इक्वल टू सिग्मा my स्क्वायर। यहां पर संपूर्ण पटल का x अक्ष के परितः आया था ix इक्वल टू सिग्मा mx स्क्वायर, संपूर्ण पटल का y अक्ष के परितः आया iy इक्वल टू सिग्मा my स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इसी तरह संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः, इसी प्रकार का z अक्ष के परितः ले लेते हैं तो वो आएगा iz। तब iz इक्वल टू सिग्मा mr स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। फिर से ध्यान दीजिए क्या बोला गया इसमें। एक समतल पटल है जिसके लंबवत अक्ष है z अक्ष की परितः हमको जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या किए, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए, जिनकी स्थितियां 3 अक्षों से इस प्रकार स्थिति है कि x y z अक्ष के लिए इनकी स्थितियां x y और R दूरियां हैं जो, और इस कण P का पहले x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण लिए एक कण के लिए, तो एक कण P का x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण mx स्क्वायर, द्रव्यमान और वहां की जो दूरी है उस दूरी का वर्ग। तो पूरे पटल का, संपूर्ण पटल का आ जाएगा, तो संपूर्ण पटल का x अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ix इक्वल टू सिग्मा mx स्क्वायर। इसी तरीके से कण P का y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो y अक्ष के परितः कण P का पहले लेंगे, तो कण P का आ गया my स्क्वायर। कण P का y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण बराबर my स्क्वायर। तो संपूर्ण पटल का y अक्ष के परितः, संपूर्ण पटल का y अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण iy बराबर सिग्मा my स्क्वायर। इसी तरीके से संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण iz बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 1, 2 और 3। आगे देखेंगे इसी में। त्रिभुज PMO में या कह लें PON, कोई भी एक में, तो यहां पर त्रिभुज PMO में OP स्क्वायर इक्वल टू, ये OP का स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस M OP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, या PM स्क्वायर प्लस ये जो OM डिस्टेंस है इसी की बराबरी पर ये है, ये क्या कौन है, ON स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। OP का मतलब है ये दूरी R का स्क्वायर इक्वल टू PM मतलब ये x स्क्वायर, और PN बराबर है y स्क्वायर। ये समीकरण हमको ऐसा प्राप्त हुआ, R स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। m से गुणा कर लेते हैं, तो mr स्क्वायर इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर, ये स्थिति आ जाएगी m से गुणा करने पर।
इसको लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये P के लिए हैं हम। इस समीकरण को संपूर्ण पिंड के लिए ज्ञात करते हैं। अगर हम क्या समीकरण 4 संपूर्ण पिंड के लिए लेने पर संपूर्ण पिंड के लिए लेते हैं, तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा ऐसा, सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। ये इसका मान रख लेंगे। ये क्या है? सम चिन्ह जो है संपूर्ण टोटल जो लिखते हैं वो। अब इस समीकरण में हम जो समीकरण देखे थे, समीकरण क्या क्या समीकरण 1 2 3 4, अर्थात समीकरण हमको ऐसा प्राप्त हुआ था आई एक्स इक्वल टू सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, आई वाई इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर, और ये दो मान आया था। और जेड अक्ष के लिए लिए थे जो वो था आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये तीनों मान थे। तो आई यहां इस समीकरण से ये एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम वाई स्क्वायर सिग्मा एम आर स्क्वायर, इन मानों को इसमें रखने पर, किसमें? ये समीकरण नंबर 5 में। कहां कहां का मान? समीकरण नंबर 1 2 और 3 का मान, जो क्रमशः उस रूप में था। ये रूप था समीकरण नंबर 1 2 3 का मान, आपको शुरू में बताया गया था 1 2 और ये समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 3 का मान इस समीकरण में रखते हैं तो क्या आएगा? ये जो एम आर स्क्वायर वाला समीकरण दिख रहा है तीसरा नंबर, तो यहां पर आ जाएगा आई जेड। आई जेड इक्वल हो जाएगा इधर आई एक्स, इधर हो जाएगा आई वाई। तो समीकरण क्या प्राप्त हुआ? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है लंब अक्ष प्रमेय। तो जड़त्व अघूर्ण से संबंधित हम दो प्रमेय यहां पर भी देखे। एक प्रमेय था योग का प्रमेय। योग के प्रमेय में बताया गया था कि किसी घूर्णन अक्ष के परतः किसी निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परतः निकाय के सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। जैसे निकाय का विभिन्न कणों के लिए किसी अक्ष के परतः जड़त्वाघूर्ण I1 I2 I3 इस प्रकार से हैं, तो I1 I2 I3 इन सब का योग बराबर उस निकाय का उसी अक्ष के परतः कुल जड़त्वाघूर्ण I हो जाएगा, अर्थात I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यह योग का प्रमेय था। लंब अक्ष के प्रमेय के अनुसार जो है समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परतः जड़त्वाघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परतः जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है। और ये दोनों अक्ष, ये और ये, इन्हीं के जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है, बताया गया नहीं, ये आई एक्स आई वाई। तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे को वहां पर काटते हैं जहां से होकर के वो लंब अक्ष गुजरा है। तो ये था लंब अक्ष का प्रमेय। इसमें फिर इन दोनों अक्षों के लिए हो जाएगा आई एक्स, एक अक्ष का एक्स के परतः आई एक्स, वाई के लिए आई वाई, इनका योग बराबर आई जेड। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, धन्यवाद। यहां पर इधर ध्यान देंगे थोड़ा। यहां पर जो ओ पी स्क्वायर, इस त्रिभुज पी एम ओ में देखे ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, यानी ये, या इसी को और अगले रूप में लिखेंगे तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। और यहां पर ओ एम के समांतर यहां पे कौन है? एन पी। तो ये लाइन यहां पर आ जाएगा एन, ये एन पी स्क्वायर। तब पीएम का मान एक्स स्क्वायर ले लेंगे और एनपी का मान यहां पर जो है वो वाई।
दिया जाएगा वाई स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस रूप में फिर आगे सॉल्व करने पे हमको ये समीकरण संपूर्ण पिंड के लिए मान प्राप्त होगा और इस मान को फिर हम अक्षों के अंदर से लेंगे तो जड़त्व गुण का मान हमको प्राप्त हुआ आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है लंब अक्ष का प्रमेय। धन्यवाद।